अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद फारूक भट्ट थिंक पैटर्न से। थिंक पैटर्न्स मेरा, आपका और हम सब का यूट्यूब चैनल है। आपसे दरख्वास्त है, अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगता है लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल के आइकॉन को भी आप प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन हर नई वीडियो के साथ मौसूल हो जाए और आप हमारे तमाम व्लॉग जो है वो देख सकें। हमारा आज का टॉपिक, जैसे हमने पिछले व्लॉग में बात की थी, ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के हवाले से है। हम आज जिक्र करेंगे पाकिस्तान और इंडिया के तकाबली जायजे का, जो खारजा पॉलिसी के हवाले से होगा, और इसको हम पूरी दुनिया के तनाज़र में देखेंगे। जब हम बात करते हैं पूरी दुनिया की, पूरे ग्लोब की, तो ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में जब हम ममालिक की तादाद देखते हैं तो वो 193 ममालिक हैं, और इन 193 ममालिक में एक वाज़ेह तकसीम नज़र आती है। उस वाज़ेह तकसीम में एक तरफ है यूएसए और नॉर्थ पोल से रिलेटेड तमाम ममालिक, और दूसरी तरफ है चाइना, रशिया और इनके साथ के सारे ममालिक। अब जब हम बात करते हैं मल्टीपोल की, क्योंकि अब दुनिया मल्टीपोलर है, तो मल्टीपोलर से मुराद ये है कि एक से ज़्यादा सुपर पावर्स हैं। तो पहले हम ये जान लें कि सुपर पावर हम कहते किसे हैं। सुपर पावर हम जब भी किसी मुल्क को सुपर पावर कहना चाहेंगे तो उस सुपर पावर में तीन किस्म की जो बुनियादी खसूसियात होनी चाहिए। एक तो सबसे पहले ये है कि वो दुनिया में होने वाले मुख्तलिफ इवेंट, मुख्तलिफ वाक़यात जो हैं वो उन पर अपनी दस्तरस रखता हो, उनको बदल सकता हो, उनको इन्फ्लुएंस कर सकता हो, यानी कि वो मुतासिर कर सकता हो, अपनी मर्जी के उनमें से कोई रिजल्ट हासिल कर सकता हो। जैसे यूक्रेन रशिया की वार चल रही है, जैसे इसराइल गजा की वार चल रही है, जैसे पाकिस्तान और इंडिया की वार चल रही है। तो सुपर पावर वो होगा जो अपना इन्फ्लुएंस रखता होगा इन तमाम चीज़ों के ऊपर, इन तमाम वाक़यात के ऊपर। सुपर पावर की जब हम दूसरी तारीफ की तरफ आते हैं तो ये अपनी सॉवरेनिटी को, अपनी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करते। कोई दूसरा मुल्क इनकी खुद मुख्तारी के हवाले से इनको डिक्टेट नहीं कर सकता। सुपर पावर में जो तीसरी खसूसियत होनी चाहिए वो ये होती है कि इनकी जो स्ट्रेटजी होगी, इनकी जो थिंकिंग होगी, इनकी जो पॉलिसीज होगी वो स्ट्रीमलाइन होती हैं और अमूमन उनको कोई चेंज नहीं कर सकता। जो इन्होंने अपनी एक थिंकिंग डेवलप कर ली है, ये ममालिक उसी के पीछे चलते हैं। सुपर पावर की इन तीन तारीफ या इन तीन खसूसियात के बाद हम ये देखेंगे कि ये सुपर पावर्स हैं, ये इस दुनिया में अपने किस तरह के गवर्नेंस मॉडल लेके आई है। जैसे हमने पहले बात की है कि इस वक्त दुनिया मल्टीपोलर है और इसके दो बड़े धड़े हैं, और फिर हमने ये बात की कि इन दोनों धड़ों में एक धड़ा जो है वो यूएसए और नॉर्थ पोल से रिलेटेड है, और दूसरा धड़ा चाइना और रशिया से रिलेटेड है। तो ये दोनों जो पोल हैं वो चाहते ये हैं कि इनका अपना एक गवर्नेंस मॉडल, इनका एक अपना गवर्नेंस का जो सिस्टम है वो लागू हो। इसी की दौड़ में तमाम ममालिक कोई दाएं हैं और कोई बाएं हैं। जो ग्लोबल मॉडल हैं वो दो तरह के हैं, क्योंकि बाइपोलर सब दुनिया चल रही है, तो सिस्टम भी तकरीबन दो तरह के सामने आए हैं। एक सिस्टम तो वो है जिसको हम ट्रेडिशनल सिस्टम कहते हैं। ट्रेडिशनल सिस्टम में क्या है, ये इसमें अमूमन नॉर्थ शामिल है, नॉर्थ पोल के लोग ममालिक शामिल हैं, और साथ में यूएसए शामिल है। इसकी खसूसियात में जो हमने देखा है कि ये एक ऐसा ट्रेडिशनल सिस्टम है जो जीरो सम गेम के ऊपर बिलोंग, जिनका आप ये समझें कि जीरो सम गेम को ये साथ लेके चलता है। जीरो सम गेम का अब मतलब क्या है? मतलब ये है कि या तो आप जीते हैं या हारे हैं, दरमियान वाली बात कोई नहीं है। या आपको फायदा हुआ है या आपको नुकसान हुआ है। इसको हम मजीद थोड़ा सा बढ़ा लें तो ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें ये ममालिक विन विन सिचुएशन की तरफ अमूमन नहीं जाते, ये विन और लॉस में जाते हैं, लॉस और विन में जाते हैं। ठीक हो गया जी।
ट्रेडिशनल थिंकिंग में बैलेंस ऑफ पॉलिटिक्स जो है वो सारे का सारा उसका दारोमदार जो है वो जीरो सम गेम के ऊपर ही होता है। और देखा गया है कि 20% जो इस वक्त दुनिया की आप कह रहे आबादी है वो इस तरफ है, यानी कि ट्रेडिशनल ग्लोबल सिस्टम के ऊपर बेस कर रही है। जैसे मैंने बताया इसमें यूएसए और इसके रिलेटेड नॉर्थ पोल के लोग हैं। अब हम दूसरी तरफ आ जाते हैं। दूसरी तरफ जो है चाइना और रशिया है। अब इनका जो वर्किंग मॉडल है, इनका जो गवर्नेंस मॉडल है वो बिल्कुल डिफरेंट है। आप देखें इन दोनों ममालिक मिल के ये क्या करते हैं, इन्होंने जहां भी काम किया है इनका मॉडल आपको साफ एक अलग मॉडल नजर आता है। मसलन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव लिया चाइना ने, इसमें बेल्ट एंड रोड में चाइना को तो बेनिफिट है ही, लेकिन ये जहां भी इनका ये रोड स्ट्रक्चर जाता है तो उन ममालिक को भी उसका बेनिफिट हो रहा होता है। यानी कि ये जो भी काम कर रहा है ये वाला ग्रुप, चाइना रशिया ग्रुप, जिसको हम ग्रेटर यूरेशिया ग्रुप आप कह सकते हैं, तो ये जो ग्रुप है ये जो भी काम करता है इसमें इसकी कोशिश ये होती है कि इसमें अगर इनका बेनिफिट है तो दूसरों का भी फायदा हो। इसी तरह इसमें हमने सिंक अच्छा, बहुत अच्छा ये आपस में सिंक करके चलते हैं। इनमें एक हार्मनी आपको नजर आएगी, इसमें मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर इसमें आपको डेवलपमेंट नजर आएगी, प्रॉस्पेरिटी की बात ये करते हैं, इक्वालिटी की बात करते हैं। इसमें हमने अमूमन आपने देखा होगा चाइना या रशिया ये अपना वो जो होता ना कि अपना मौकफ दूसरे पे थोप देना, जैसे अमूमन अमेरिका या ट्रेडिशनल ग्रुप जो करता है, ये उस तरह नहीं करते हैं। ये दूसरे की खुद मुख्तारी के ऊपर हमला नहीं करते हैं और उसको अपनी खारजा पॉलिसी में बहुत ज़्यादा आसानियां देते हैं। ये ज़्यादातर उनके काम करने का मॉडल वही है जिसको हम विन विन मॉडल कहते हैं या विन विन सिचुएशन कहते हैं, कि जिसमें दोनों पार्टीज का बेनिफिट हो रहा होता है और इसमें जीरो सम गेम का कोई ताल्लुक नहीं होता। इस वक्त अमेरिका को या जो ट्रेडिशनल ग्रुप है इनको अपने कॉन्टेस्ट में जो मेन सबसे बड़ा जो अपना मुकाबल नज़र आ रहा है वो चाइना नज़र आ रहा है। और चाइना ने ये किया है कि वो अपने आप को उसने अलग से एक अकेले होके पोर्ट्रे नहीं किया। वो जब भी कोशिश करता है कि जब भी किसी के साथ उसका सामना हो तो वो एज ए ग्रुप सामने आए। बहरहाल अमेरिका बहरहाल इस चीज़ को जान गया है कि इस वक्त उसका मुकाबला दुनिया में अगर किसी और से नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ चाइना से। और चाइना अब यूएसए जो है वो इस वक्त चाइना के साथ जब हम बात करते हैं तो वो उसको इस तरह ले रहा है जैसे पहले एक रशिया के साथ कोल्ड वार बहुत अरसा जारी रही। अब वो चाइना के साथ ये जो वार है इसको सेकेंड कोल्ड वार का नाम देता है। अलबत्ता चाइना इस तरह की कोई बात नहीं करता। चाइना कहता है कि नहीं, इक्तसादी तौर पर, मुआशरती तौर पर, मुआशी तौर पर हमें ट्रेडिंग करनी चाहिए और हमें एक दूसरे को फ़ायदा देना चाहिए। इससे पहले फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुकी है, दूसरी आई है, तीसरी आई है और आज जिस हम दौर से गुजर रहे हैं ये फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है। और इसको लीड क्या कर रहा है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाई टेक और न्यू टेक। अब हम आते हैं इसकी तरफ। इस वक्त जो जंग असल में जा रही है वो टेक्नोलॉजी की जंग है और टेक्नोलॉजी की जंग में इस वक्त सारी दुनिया ये मान रही है कि चाइना किसी को अपने पास नहीं पटकने दे रहा। हम इस चीज़ का एक छोटा सा एक जायजा ले लेते हैं। 120 ममालिक, 193 में से 120 ममालिक जो हैं वो या तो चाइना के साथ हैं या इनमें से अक्सरियत जो है वो चाइना की तरफ जा रही है। आपको पता है पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा जो ताल्लुक था वो प्रीडोमिनेटली जब हम बात करते हैं या इन्फ्लुएंस था वो अमेरिका था। लेकिन आप देख रहे हैं आहिस्ता 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 पाकिस्तान उससे निकल रहा है और इधर से निकल के अब वो चाइना की तरफ शिफ्ट हो रहा है। और ये सिर्फ पाकिस्तान के नहीं साथ नहीं है,
आप फार ईस्ट में चले जाएं, आप इधर चले जाएं, अफ्रीका में चले जाएं, तमाम ममालिक आहिस्ता 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 चाइना की तरफ, रशिया की तरफ जा रहे हैं। और यही वजह है कि ब्रिक्स को बहुत बड़ी कामयाबी मिली और बहुत थोड़े अरसे में उसने बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस मिली हैं उसे मेंबरशिप के लिए। अच्छा, जब हम इसके बाद अगली बात करते हैं, 2023 और 2024 को अगर हम सामने रखें और हम बात करें चाइना की, तो चाइना ने, आप अंदाजा करें कि 1 ट्रिलियन ट्रेड सरप्लस हासिल किया, और इसमें जो हम पहले जिस ब्लॉक की हमने बात की है ना, ट्रेडिशनल ब्लॉक की, इसमें वो शामिल नहीं है। अमेरिका को अब ये बात समझ आ गई है कि अगर ये $1 ट्रिलियन का ट्रेड सरप्लस इससे मिल सकता है और मेरे या मेरे ग्रुप के बगैर मिल सकता है, तो ये हमारे बगैर भी ये जिंदा रह सकता है। यही वजह है कि आप देख रहे होंगे कि ट्रंप ने पहले, तो आपको पता है कि इसके साथ टैरिफ की वार स्टार्ट की, और अब आहिस्ता 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 नेगोशिएशन पे आ रहा है, मुज़ाकरात कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि इन चीज़ों को नॉर्मल किया जाए और चाइना के साथ दोस्ती की जाए और किसी तरीके से तिजारत को जो है वो दोबारा पहली वाली स्टेज पे लाया जा सके। और इतने ज़्यादा जख्म खाने के बाद आपने देखा होगा कि असल नुकसान इस सारी ट्रेड वॉर का अमेरिका को ही हुआ है, और अब लग रहा है कि जैसे ट्रंप को थोड़ी सी अकल आई है और वो दोबारा एक ऐसे सिस्टम की तरफ जाने की सोच रहा है कि जिसमें चाइना भी उसका साथी हो। जब हम हाईटेक इरा की बात करते हैं, तो हाईटेक इरा में 1957 में पहले एक दफ़ा रशिया ने सारी दुनिया को हिला दिया था, जिसको हम स्पुतनिक की बात करते हैं, स्पुतनिक इरा की बात करते हैं, और सारा मगरिब जो है वो उसकी तरफ देख के घबराता था उस ज़माने में। आज 2025 में ये तो चाइना इरा है। चाइना ने, ये देखें, 6th जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट डेवलप कर रहा है, जिसका प्रोटोटाइप उसने उड़ा भी लिया है। 3 इंजन है दुनिया में, ये पहला एयरक्राफ्ट है जिसके 3 इंजन हैं, और ये 20 किलोमीटर से लेके 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक प्रवास कर सकेगा। 20 किलोमीटर तक अभी तक जितने भी हमारे पास एयरक्राफ्ट हैं, मोस्टली उनमें से 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाते हैं ज़मीन से, और इसकी सर्विस सीलिंग उससे ऊपर होगी। जब उससे ऊपर होगी तो ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे उसे हिट करना अगर नामुमकिन नहीं तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। उसके बाद हम आगे बात करते हैं ह्यूमनॉइड रोबोट्स के ऊपर। चाइना बहुत आगे निकल गया है, और अब तो वो रोबोट्स आर्मी में भी अपने लाने की कोशिश कर रहे हैं। और आने वाला दौर जो जिसे हम 2030 हम कह लें कि 2030 तक दुनिया हाईटेक में चाइना के साथ होगी। 120 ममालिक तो इस वक्त उसके साथ हैं, और आने वाले दौर में मुझे लगता है कि बाकी ममालिक भी अब उसके पीछे पीछे जा रहे होंगे। चाइना एक अपना अलग से ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, इंटरनेट के हवाले से भी, और इंटरनेट स्पीड के हवाले से वो सारी दुनिया को पहले ही हैरान कर चुके हैं। एआई की जैसे मैंने पहले बात की है, डीप सीक, और डीप सीक के अलावा और बहुत सारे सर्च इंजन जो हैं इनके, उन्होंने दुनिया में तहलका मचा के रख दिया। आने वाला दौर हमें यूं ही लग रहा है कि जैसे चाइना का है। आज भी, आज के दौर की मैं जब बात करता हूँ, 2025 की बात करता हूँ, 31%, 31% टोटल दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग जो है वो चाइना के पास है। मुझे अपने बचपन की एक बात याद है, हमारे एक टीचर थे, अब मेरे इस वक्त जेहन में नहीं है कि उनका नाम क्या है। वो एक बात कहते थे कि चाइना क्लेम करता है कि मैंने सारी दुनिया की इंडस्ट्री को ताला लगा दिया। हम हैरान होते थे, छोटे थे, कि यार ये सर पता नहीं क्या बात कर रहे हैं। हमने कहा सर ये कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा यार ये आपने मेरी अभी आधी बात सुनी, आधी मजीद सुनो। जो इंडस्ट्री ये बंद करेगा, चाइना ये क्लेम करता है कि उसके दरवाज़ों पर जो ताले लगेंगे वो भी चाइना के, लोकार लोबार, और वो चीज़ हमें आज नज़र आ रही है। ये सारी जो हमने तमहीद बांधी, आप सोच रहे होंगे कि इसमें इंडिया और पाकिस्तान तो अभी तक आए नहीं। इंडिया और पाकिस्तान इसलिए नहीं अभी तक आए थे
कि मैं ये आपको बताना चाह रहा था कि इस वक्त दुनिया में दो पोल बन गए हैं ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में। एक वो ट्रेडिशनल वाला है, एक ग्रेटर यूरेशिया वाला है। तो अब हमारी जितनी भी या इंडिया की जितनी भी खारजा पॉलिसी है वो भी इन्हीं दो चीज़ों के आसपास घूम रही है। आइए अब हम देखते हैं भारत और पाकिस्तान ये अपनी खारजा पॉलिसी को किस तरह लेके चल रहे हैं। जब हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया का जो एक पुराना खारजा पॉलिसी का महवर था वो था विश्व मित्र। विश्व मित्र मुराद यानी कि सारी दुनिया का दोस्त। हमारी तो किसी से लड़ाई नहीं है, हम तो सबके दोस्त हैं। यही वजह है कि इंडिया ने अपना एक ऐसा भ्रम कायम किया हुआ था दुनिया में। मैं आज से पहले की बात करूं कि ये हर जगह पे इसको अमन का दाई समझा जाता था। चलो जी ठीक है जी। गैर जानिबदार ममालिक की जो तंजीम थी उसका रूह रवां था। हालांकि इसका टोटल जो झुकाव होता था वो रशिया की तरफ होता था, लेकिन गैर जानिब तहरीक का ये था। एक टाइम ऐसा भी आया कि ओआईसी में मुबसर का इसने दर्जा भी हासिल कर लिया। आप इससे अंदाजा करें। और किस पॉलिसी के पीछे? विश्व मित्र के पीछे। जब थोड़ा सा पैसा इसके पास आया, थोड़ी सी मुआशी हालत इसकी बेहतर हुई, तो बनिए का दिमाग जो पहले ही बहुत थोड़ा सा था और कम हो गया। गलती इसने क्या की? गलती इसने क्या की कि ये अपने आप को सुपर पावर समझ बैठा। जैसे मैं पहले बात कर रहा हूँ कि इसके साथ बहुत सारे लोगों ने कोलैबोरेशन किया। मतलब आप ये देखें, ये यूएसए, यूके, यूरोप तमाम का पसंदीदा था। G7, G20, ब्रिक्स को देख लें, सार्क को देख लें, आसियान को देख लें, क्वाड को देख लें, कहाँ ये नहीं था। अभी जो एक नया मंसूबा बना था इंडिया से यूरोप तक, जो ट्रेड रूट डेवलप हो रहा था, उसका भी रूह रवां था। लेकिन जब गीदड़ की मौत आती है, आपको पता वो शहर का रुख करता है। तो इसने ये समझना शुरू कर दिया मैं तो बहुत बड़ी पावर बन गया हूँ, मैं तो बहुत बड़ी सुपर पावर हूँ। लेकिन जैसे आपको पता है कि शुरू में जो हमने बात की थी कि सुपर पावर की तो 3 खसूसियात होती हैं, तीनों में से तो किसी एक खसूसियत भी इसके पास नहीं है। तो फिर इसके साथ भी वही होना था जो हुआ। पाकिस्तान पे हमला करने से पहले इसके जहन में एक कॉलोनियल जो एक दिमाग होता है। हालांकि इसका जो एक पुराना वजीर खारजा रहा है शशि थरूर, बड़ा मशहूर है, जो वो एंटी कॉलोनियल काम करता है। बात सारी इंग्लिश में करता है वो एंटी कॉलोनियल। ठीक है जी, इतने भाषण देगा एंटी कॉलोनियल के ऊपर, लेकिन काम सारे कॉलोनियल, मुल्क के अंदर भी और मुल्क के बाहर भी। इंडिया ने श्रीलंका को दबा के रखा, बांग्लादेश को दबा के रखा, नेपाल को, भूटान को। ये कॉलोनियलिज्म की एक शाख है। आप इसे न्यू कॉलोनियलिज्म कह लें, लेकिन है ये बैरल वही सारा काम। लोगों को महकूम बना के रखो, अपना टैका बना के रखो। अब जब इसने अपने आप को सुपर पावर कहना शुरू किया, तो जो असल सुपर पावर है, उधर अमेरिका, इधर चाइना और रशिया। आपको पता है कि गांव का चौधरी जो है वो फिर किसी और को गांव में सर तो नहीं उठाने देता। तो जो इस वक्त ग्लोबल विलेज के चौधरी हैं, उन्होंने कहा अच्छा यार इसको फिर देखते हैं ये क्या कर लेता है। और यही वजह है कि ये सारी तरफ दौड़ा कि पाकिस्तान ने हमारे ऊपर दहशतगर्दाना हमला किया है, हमने दहशतगर्दों के खिलाफ एक्शन लेना है, हमने दहशतगर्दों को ठिकाने के ऊपर हमला करना है, आप हमारा साथ दें। किसी ने इसका साथ नहीं दिया, किसी ने इसकी बात नहीं सुनी। हत्ता के मार्क रूबियो को ये कहना पड़ गया कि भाई तुम जानो और पाकिस्तान जाने, हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है। तुम दोनों तो हमेशा इस तरह काम करते रहते हो, हम तुम्हें नहीं रोकते। तुमने जो करना एक दूसरे का सर फाड़ना फाड़ लो। असल में वो ये नहीं था कि वो हमारा साथ दे रहा है, असल में वो ये था कि वो हिंदुस्तान को उसकी औकात याद दिलवा रहे थे कि तुम जो अपनी तरफ से नए नए तुम्हारी जेब में 4 पैसे आए हैं और तुम ये समझ रहे हो कि तुम एक सुपर पावर बन गए हो, अपनी औकात में रहो। खारजा पॉलिसी में ये जो शिफ्ट आया है इंडिया की, उसने इसको पूरी दुनिया में अलग थलग करके रख दिया है। और उसकी वाजिब मिसाल देखें, इस वक्त इसके दो दोस्त, इसराइल दुनिया का नंबर 1 दहशतगर्द, नंबर 2 अफगानिस्तान।
मज़े की बात देखें, अफगानिस्तान उसे इसने तस्लीम भी नहीं किया। पहले इसने विक्रम मिस्री साहब को भेज दिया, जाओ मेरे बच्चे जाके उसके साथ बात करके आओ, और फिर खुद कल वजीर खारजा जयशंकर ने कॉल कर दिया उन्हें। क्या चाहते हैं? जब कोई दुनिया में इनको घास नहीं डालेगा तो ये इसराइल के कदमों में झुक गए हैं और अफगानिस्तान के। अब इससे ज़्यादा तनज़ली क्या होगी? अफगानिस्तान जिसे पूरी दुनिया तस्लीम नहीं करती है, 1300 ऐब उसमें गिनवाती है, और ये उसके पाँव में जाके बैठ गए। बहरहाल अना का बुत ऐसे टूटता है, गुरूर का सर नीचा ही होता है। अपनी अना की तस्लीम के लिए, अपनी चौधराहट के लिए, अपनी बदमाशी के लिए इसने अपनी तरफ से एक जी हमने न्यू नॉर्मल जो है वो एक रजीम सेट कर दिया। कुछ भी सेट नहीं हुआ, जूते पड़े पाकिस्तान से। और सफारती तन्हाई का ये हाल है कि पहले कहता था कि मैं छोड़ूंगा नहीं, अब कहता है ये मुझे छोड़ नहीं रहा पाकिस्तान, और सीज फायर कर लो। ट्रंप ने जब सीज फायर करवाया तो रोजाना उसका जो बयान आता है वो इसको जलील करने वाला है इंडिया को। ये 100 दफा कहता है जी पाकिस्तान ने किया है जी इसमें पहल, वो रोजाना कहता है कि हमें तो इंडिया ने कहा, हम तो चीन अपना कश्मीर का मसला भी हल करवाएंगे, हम तो सालसी करेंगे, और ये सारी वो बातें हैं जिनसे इसे आग लगती है। जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें एक मुकम्मल वाज़ेह फ़र्क नज़र आता है पाकिस्तान और इंडिया में। पाकिस्तान का खुलकर साथ दिया कि हम हर कीमत पर पाकिस्तान के साथ हैं। कौन किसने कहा? चाइना ने कहा, तुर्की ने कहा, अज़रबैजान ने कहा, रशिया ने ये तो नहीं कहा, लेकिन रशिया ने जितनी दफ़ा भी भारत ने उन्हें उसे कायल करने की कोशिश की, रशिया ने एक ही बात कही कि भाई दोनों मिलके इसका कोई हल निकाले, लड़े नहीं। इसका दूसरा मतलब यह है कि उसने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत की है। फिर हम अमेरिका की बात करें, अक्सर लोग कहते हैं जी अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ दिया। भाई अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ क्यों नहीं देना था? उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान बिल्कुल एक साफ सुथरे और सच्चे मौक़िफ़ के ऊपर कायम था कि देखें भाई अगर आपके यहाँ इंडिया के पास दहशतगर्दी हो गई है तो भाई इसका क्यों ना हम एक ऐसा तहकीक करवा लें, किसी ऐसे इदारे से करवा लें जो आपके लिए और मेरे लिए, दोनों के लिए वो गैर जानिबदार हो, और इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। साफ पता लग जाएगा कि इसमें क्या पाकिस्तान इन्वॉल्व है या नहीं है। ज़ाहिर है क्योंकि पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व नहीं था तो इसलिए पाकिस्तान बेफिक्र होकर ये बात कर रहा था, और यही बात सब लोगों को पसंद भी आई है कि जब एक मुल्क कह रहा है कि भाई अगर आपने करना है तफ्तीश करनी है तो भाई हमसे ना करवाओ, आप खुद ना करो, अमेरिका से करवा लो, यूरोप से करवा लो, चाइना से करवा लो, रशिया से करवा लो, किसी से भी करवा लो, हमें कोई एतराज़ नहीं, यूएन से करवा लो। और ऐसी सूरत में एक और जो ब्लंडर किया गया, जो अना का इनका इतना बड़ा था कि इन्होंने पाकिस्तानी हुकूमत को ये कहा हमले से पहले, खुद अब जयशंकर साहब फरमाते हैं कि हमने पाकिस्तान को बताया कि जी हमने दहशतगर्दों को जो ठिकाने उन पर हमला करना है, हमने मिलिट्री ऑब्जेक्ट के ऊपर हम नहीं करेंगे, तो आपने रिटेलिएट नहीं करना। ओ भाई खुदा के बंदो, अकल तुम्हारी घास खाने चली गई है। तुम एक सॉवरन मुल्क के ऊपर, एक खुद मुख्तार मुल्क के ऊपर हमला करो और कहो कि वो तुम्हारे ऊपर अब हमला भी ना करे। वाह सुभान अल्लाह, कमाल है भाई। इनका दिमाग देखे कहाँ पहुंचा हुआ था कि भाई पाकिस्तान कुछ नहीं कहेगा आगे से। आखिर है भाई, जुतियां खा के साथ नहीं आया। बहरहाल जब हम इधर बात करते हैं खारजा पॉलिसी के बारे से, तो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी बहुत ज़्यादा कामयाब रही और पाकिस्तान पूरी दुनिया से हिमायत मिली। अमेरिका ने दो तरह से पाकिस्तान की एक तरह हिमायत कर दी। एक तो IMF से जो लोन की अप्रूवल थी वो भी हो गई, और जंग के दिनों में ही हुई, जो कि बड़ी मुश्किल नज़र आ रही थी, और इंडिया ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया था कि किसी तरीके से अगर नहीं IMF चले इनकार ना करे तो कम से कम डिले कर दे, लेकिन उसकी कोई भी बात नहीं सुनी गई, और यहाँ भी उसे एक बहुत बड़ी नाकामी का सामना करना पड़ा। अच्छा, अब जब हम उससे आगे करते हैं, पूरी दुनिया में जैसे मैंने आपको बताया कि अब नॉर्म चेंज हो रही है, नॉर्म्स जो चेंज हो रही हैं वो ट्रेडिशनल वे ऑफ गवर्नेंस से निकल के अब सब के सब जो है वो उधर ही आ रहे हैं जो मॉडल चाइना और रशिया सामने लेके आए। क्योंकि
कामयाब मॉडल भी वही नजर आ रहा है। आप देखें ना 120 से ज्यादा ममालिक तो उस मॉडल को अडॉप्ट करने जा रहे हैं। तो अगर पीछे मादूद चंद जो मुल्क रह गए हैं तो उन्होंने भी आखिर फिर इधर ही आ जाना है। और ट्रंप को ये बात समझ आ गई है और ट्रंप भी आहिस्ता आहिस्ता अब अपने आप को जो नजर आ रहा है फिलहाल वो ऐसे नजर आ रहा है कि अब वो भी वो जो एक बालादस्त वाला काम है और जो एक अपनी हेजमनी के साथ जो बदमाशी के साथ वो जो सारे सबसे बातें मनवाता था अब उसे को समझ आनी शुरू हो गई है। और यही वजह कि चाइना के साथ भी वो अब थोड़ा सा धीमे सुर में बात करना शुरू हो गया है। इंडिया को देखें, अमेरिका नीचे आ रहा है, यूरोप नीचे आ रहा है, रशिया नीचे आ रहा है और इसका दिमाग कितना खराब हुआ कि ये ऊपर जा रहा है। और फिर ये इतना ऊपर चला गया कि फिर ऊपर ही चला ही गया। जबकि पाकिस्तान का खारजा पॉलिसी में जो नुक्ता नज़र है वो ये है कि हमने सबको साथ लेके चलना है, हमने ट्रेड में सबके साथ मिलके काम करना है, हमने इकॉनमी को बेहतर करने के लिए सबके साथ मिलके काम करना है, हमने किसी के साथ लड़ाई नहीं करनी, हमने अपनी ज़मीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देनी, ना ही किसी दूसरे मुल्क को इजाज़त देंगे कि वो दहशतगर्दी हमारे मुल्क में आके करे। एक साफ सुथरी खारजा पॉलिसी पाकिस्तान ने सबके सामने रख दिया और जिसको सबने पसंद किया। अब खुद ही अंदाज़ा लगाएं, अभी पिछले दिनों ट्रेड फेयर्स हुए हैं पाकिस्तान में और पाकिस्तान के अंदर माइन और मिनरल की कॉन्फ्रेंस की गई है जो बहुत ज़्यादा कामयाब रही और पूरी दुनिया ने उसके अंदर इंटरेस्ट लिया है। फिर पाकिस्तान ने अपनी इक़्तिसादी पॉलिसी में चेंज लेके आए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से जो इन्वेस्टमेंट है वो दूसरे ममालिक से अपने मुल्क में हम लेके और उसके साजगार माहौल बनाएं। और यही वजह है कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी ये भारत कर रहा है, जो इंडिया अपना अफगानिस्तान कर रहा है, जो इसराइल करता है पाकिस्तान के अंदर, उसको ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान ने अपने आप को सब लोगों को बता दिया है कि नाउ इट्स हार्ड स्टेट, अब हम कोई नरमी इख्तियार नहीं करेंगे। अब कश्मीर के हवाले से खारजा पॉलिसी को देख लें, इंडिया ने यहाँ पे भी बहुत फाश गलतियाँ की हैं। सबसे पहली गलती उसने क्या की, 5 अगस्त 2019 को कश्मीर को अपने अंदर जम कर लिया। दूसरा उसने क्या किया, लद्दाख को उसने अपनी यूनियन टेरिटरी का हिस्सा बना लिया और ये ख्याल किया कि हम तो बहुत बड़ी पावर बन गए, अब हमें कौन पूछने वाला है। नुकसान क्या हुआ, नुकसान ये हुआ, देखें 2010 में चाइना का वज़ीर आज़म इंडिया आता है और आके कहता है कि इंडिया और चाइना के दरमियान 2000 किलोमीटर की जो सरहद है वो मुतनाज़ है। उसके जवाब में उस वक्त सफ़ीर था जो आज का वज़ीर ख़ारजा है, जयशंकर, चाइना में इंडिया का सफ़ीर था। इसने कहा नहीं 3448 3448 किलोमीटर की जो सरहद है वो मुतनाज़ है। उसने लद्दाख को और ये सारे एरिया को उसमें शामिल कर लिया। चाइना चुप रहा क्योंकि 1448 किलोमीटर का उसने एक ज़्यादा इलाका, मज़ीद इलाका जो है वो उसमें शामिल कर लिया, जबकि चाइना कह रहा था 2000 किलोमीटर का इलाका है। नतीजा क्या निकला, चाइना ने जूते भी मारे लद्दाख में इन्हें और उसने कहा कि पूरा लद्दाख ही हमारा है। पहले वो कुछ एरिया पे क्लेम करता था, अब उसने कहा जी पूरा लद्दाख ही हमारा है। और अब उससे आगे बढ़ते हुए अरुणाचल प्रदेश में उसने क्या किया, 90 इलाकों के नाम उसने चाइनीज में रख दिए और उसने कहा कि ये हमारा हक है और ये अरुणाचल प्रदेश सारे का सारा चाइना का हिस्सा है। यहाँ की ज़ुबान देखें, यहाँ के लोगों का रहन सहन, उनकी आदात, उनकी रवायात, उनकी शक्ल सूरत सारी की सारी तिब्बत के लोगों के साथ मिलते जुलते हैं। और तिब्बत भी चाइना का है, अरुणाचल प्रदेश भी चाइना का है। अब इनका हिसाब वही हुआ है कि वो जो बंदर का हाथ फंस गया था ना, उसने बादाम निकालने के लिए गड़वी में हाथ डाले, अब वो हाथ खोलेगा तो बादाम जाते हैं, हाथ नहीं खोलेगा तो गड़वी हाथ के साथ चिपकी हुई है। जूते भी खा रहा है, हाथ भी नहीं खोल रहा और आखिरकार इसे हाथ खोलने पड़ने हैं और जूते भी इसने खा लेने। तो इंडिया की कमबख्ती देखें, इसकी जिद, इसकी अना और इसका गुरूर इसको किस तरह लेके डूबे। दूसरी तरफ ट्रंप ने जब इसे कहा कि तुम ये लड़ाई ना करो, ये काम ना करो, इसने कहा नहीं हम तो करेंगे, हम तो करेंगे। उसने कहा ठीक है कर लो। फिर जब इसने किया, जूते पड़े, फिर दौड़ के उसके पास गया कि हमें बचाओ। अब उसने सीज फायर जब करने का कहा, पाकिस्तान ने कहा चलें ठीक है, अगर आप कहते हैं हम कर लेते हैं, लेकिन आप जमानत दें कि ये इंसान का बच्चा बनेगा।
उसने कहा तुम बेफिक्र हो, मैं इंसान का बच्चा भी बनाऊंगा और मैं कश्मीर पे तुम्हारी सालसी भी करवा के ये मसला ही ख़त्म करवाता हूँ, ताकि मैं तुम्हारी और इंडिया की ट्रेड भी मैं करवाऊँ। और देख लें, जिस दिन से सीज फायर हुआ है वो रोज़ाना एक ही बात करता है कि मैंने चाइना का अपना कश्मीर का मसला भी हल करवाना है, मैंने आप दोनों को उसके साथ ट्रेड भी करनी है। और ये दोनों चीज़ें उसे इस तरह चुभ रही हैं इस वक्त, इंडिया को इतनी चुभ रही हैं कि आप सोच भी नहीं सकते, लेने के देने पड़े हुए हैं इस वक्त। और मोदी रोज़ाना एक नया एक तिरिस्म होशरबा तैयार करता है अपने लोगों के लिए, उनको दिखाने के लिए, अपनी 56 इंच की छाती, और वो एक थप्पड़ मारता है, वो 56 इंच की छाती वो 6 इंच की इतनी रहती है। रोज़ाना जो उसने सपनों का महल बनाया होता है वो रोज़ाना पाश पाश कर देता है। रोज़ाना उसका जो एक मैसेज आता है वो आके पूरे इंडिया में थरथल्ली मचा देता है। इंडिया या तो ये बात समझ नहीं रहा या उसे समझ आ नहीं रही है, क्योंकि उसके दिमाग का जो खन्नास, उसमें जो बदमाशी का, जो अनापरस्ती का, जो गुरूर का एक उसके अंदर भूत पैदा हो गया, वो उसे ना झुकने दे रहा है, ना उसे समझने दे रहा है कि अब दुनिया 9/11 वाली नहीं है। 9/11 के वक्त के ऊपर टेररिज्म की एक अलग सी तारीफ थी, और वक्त के साथ साथ जो उस पर धूल पड़ी है टेररिज्म के सारे मंत्रे के ऊपर, आज ये उस तरह नहीं है जिस तरह पहले दुनिया लेती थी। सारी दुनिया मिल के जो है वो उसके ऊपर झपट पड़ती थी। दुनिया सीख गई है इस चीज़ को कि जंगे मसले का हल नहीं है। सारी दुनिया सीख गई है सवाई इंडिया की, और इंडिया गलती पे गलती करता जा रहा है, गलती पे गलती करते जा रहे हैं। हमास इसराइल जंग ने दुनिया को बहुत सिखाया है कि एक छोटा सा मुल्क भी नहीं, एक छोटी सी फोर्स, चंद हजार पे मुश्तमिल फोर्स, उसने दुनिया की सुपर पावर अमेरिका और इसराइल को नाको चने चबवा दिए। यमन क्या है? छोटा सा मुल्क है, गरीब मुल्क है। अमेरिका ने उस पर लड़ाई की, रोजाना बताता है मैंने उस पर 100 से ज्यादा हमले किए जी, मैंने उस पर 100 से ज्यादा हमले किए। नतीजा क्या निकला जी? वो मेरी और उसकी ना सुलह हो गई। अच्छी सुलह हो गई है भाई। सुलह इसलिए हो गई है कि यमन ने भी मुकाबले पे उतरा है, और अमेरिका को इस चीज का एहसास हुआ है कि इस तरह लड़ाई से मैं कोई फायदा नहीं उठा सकता। जब अमेरिका यमन के साथ लड़ के नहीं कोई फायदा उठा सका, तो इंडिया के दिमाग में ये बात क्यों नहीं आई कि वो पाकिस्तान के साथ लड़के क्या नतीजा निकाल लेगा? पाकिस्तान तो मारेगा उल्टा, और वही हुआ। और उसने एक चीज जो बिल्कुल उसने छोड़ दी कि चाइना जो है उसका फैक्टर भी अब इसके अंदर इन्वॉल्व हो गया, कि पाकिस्तान जहां खड़ा होगा चाइना उसके साथ लाजमी खड़ा होगा, क्योंकि ये सिर्फ पाकिस्तान का नहीं फायदा, इसमें चाइना का भी फायदा। चाइना ने बिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो पाकिस्तान पे लगाए, बेल्ट एंड रोड के ऊपर, सीपैक के ऊपर, और आगे जो उसे दुनिया का रास्ता चाहिए वो तो पाकिस्तान से उसे गवादर से मिल जाए। तो खारजा पॉलिसी के हवाले से मैं तो इस नुक्ता नज़र पे पहुंचा कि पाकिस्तान ने माशाल्लाह बहुत अच्छी अपनी खारजा पॉलिसी बनाई और पूरी दुनिया को अपना हमनवा बनाया, और इंडिया ने इंतहाई बोदी और गंदी पॉलिसी बनाई और उसका नुकसान उठाया, और मुझे लग रहा है कि ये आने वाले दिनों में और उठाएगा अगर इसने अपनी समत दुरुस्त ना की। आपके ख्याल में इंडिया को क्या करना चाहिए और अपनी गलतियों को किस तरह दुरुस्त करना चाहिए? कमेंट्स में बताएं। अल्लाह ताला आपका, मेरा और हम सब का हामी नासिर हो। नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।